नहीं आया, ये 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन फिर टूल किट। तो यहां से क्वेश्चन ये रहेगा कि टूल किट है क्या, है ना? टूल किट क्या है और टूल किट केस क्या है? तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर, ये है क्या? बहुत सिंपल वर्ड में अगर बात करें, टूल किट इज ए इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन एंड गाइडेंस प्लेटफॉर्म। एक लाइन में बात करें तो टूल किट इज ए इंफॉर्मेशन, discussion and guidance platform for a particular activity, for a particular activity। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसा डिस्कशन है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए सुझाव, जानकारी, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसको हम टूल किट कहते हैं। पास्ट टाइम में, यानी हम लोग अगर 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 जाएंगे 90s के पीरियड में, तो आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा कि लिखा होता है कि दिल्ली चलो, है ना? लिखा होता है ना, दिल्ली चलो, प्रगति मैदान की ओर चलो, है ना? भारत बंद करो। तो ये पहले पंपलेट से द्वारा होता था कि एक मूवमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती थी, होर्डिंग से, पंपलेटिंग से, ठीक, जो लोकल में दिया जाता था। जैसे रैलीज होती थी, भाई पार्लियामेंट को घेरना है, या पार्लियामेंट पे यानी प्रगति मैदान में जाके वहां धरना देना है। तो ये सारी एक्टिविटी पहले पंपलेट से या होर्डिंग से हुआ करती थी। और उसी तरह से जो जो टूल किट है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड डिस्कशन, स्टेप बाय स्टेप what should we do for this incident। यही 2021 26 जनवरी में हुआ कि ये जो रेड फोर्ट पे जिस तरह से एक्टिविटी की गई, ये टूल किट की वजह से था। और इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और एक दिशा है और एक कोई नाम और है लड़की का। अभी नाम का कुछ नहीं है, नाम और भी आएंगे, क्योंकि ये 2 लड़कियां ही नहीं होगी, एक नेटवर्क होगा। हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट किया गया हो सकता है वो कोई बाहर के लोग हों, फंडेड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वो आपको 2 बातें समझनी है मेनली। पहला ये है, व्हाट इज द टूल किट? तो टूल किट इज इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड डिस्कशन ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी इन पर्टिकुलर टाइम, उसको टूल किट कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये है, और पास्ट यानी पहले के समय में ये चीजें होर्डिंग वगैरह से हुआ करती थी कि एक क्राउड को हमें रेडी करना होता था। भाई दिल्ली चलो, ऐसा लिखा होता ना, दिल्ली चलो, यानी प्रगति मैदान चलो, रामलीला मैदान चलो, ऐसा कुछ देखा होगा आप लोगों ने पहले। सेम चीज उसका है। आगे अभी क्या है, अभी इसमें जो एक 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 क्या नाम ग्रुप है, खालिस्तानी खालिस्तानी प्रो प्रो खालिस्तानी ग्रुप, तो उसका नाम आ रहा है इसमें कि उन लोगों ने ऐसा किया है। तो खालिस्तानी ग्रुप का मतलब है, अभी मीडिया में दिख रहा है। अब हमें नहीं पता कि जो गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी लोग हैं, और जो फार्मर कह रहे हैं कि ये जो टूल किट है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है। फाइनली हमें क्या मानना है, बात ये है, गवर्नमेंट की माने कि किसानों की माने? हमें वो मानना है जो फाइनली इस पे केस फाइल होगा। केस फाइल का मतलब है वो चीज जुडिशरी सिस्टम में पहुंच गई है, और केस फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी जाता है, उसके बाद वो क्या फाइनल डिसीजन आता है, दैट इज एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड, या दैट इज एक्टिविटी ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट, या दैट इज रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द फार्मर एक्टिविटी, ठीक, प्रोटेस्ट। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है।
कभी भी अभी इसको बहुत जल्दबाजी में, आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, इस चीज को जल्दबाजी में नहीं लेना है। एग्जाम में अभी अभी हर जगह यही दिख रहा है कि ये लोग जो खालिस्तानी प्रो हैं, या कहीं न कहीं हिडन में ये चीज भी बोली जाती है कि जो 370 हटाया गया है, उसके उसके लोग भी इसमें सपोर्ट में हैं। मतलब ये जो टूल किट चलाया गया था एक तरह से, तो ये फंडेड था, डिजाइंड था। अब डिजाइन किसने किया? क्या ये फार्मर्स ने किया? क्या ये खालिस्तानी ने किया? क्या ये गवर्नमेंट ने करवाया? जैसा कुछ लोग अपोजिशन वाले ये भी कहते हैं कि ये सब करवाया गया खुद गवर्नमेंट के द्वारा। तो फाइनल, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमें गवर्नमेंट की बात माननी है, लेकिन जब गवर्नमेंट भी उसमें पार्टी हो, ध्यान समझिएगा, जब गवर्नमेंट भी उसमें पार्टी हो, तो हमें जुडिशरी सिस्टम जो भी डिसीजन देती है उसको फाइनल मानना है ना? जुडिशरी सिस्टम देती है, क्योंकि आज का समय ऐसा है, बड़ा ही मुश्किल भरा है। हम सरकार पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। अब वो डिजाइन किया जा रहा है, और वास्तविक या गवर्नमेंट की वास्तव में इसमें गलती है। जैसे पुलवामा अटैक को लेके बहुत सारी बातें हुई। अब जब ये लगता है कि नहीं, कुछ लोग ये भी सीधे सीधे बोलते हैं कि गवर्नमेंट को सब कुछ पता था, यहाँ तक बोल देते हैं गवर्नमेंट ने कराया, तो बहुत अंदर से दुख होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो वही बात हो गई जिसके घर में हम रह रहे हैं और पिताजी हमारे खाने में जहर मिला दें, तो वैसी एक्टिविटी हो गई है। तो ये नहीं, अब ये कुछ कुछ लोग कह रहे हैं, अलग बात है। अब कोर्ट क्या डिसीजन देता है इसको लेके वो अलग बात है। तो जब गवर्नमेंट खुद से पार्टी हो, तो आपको जुडिशरी की तरफ जाना है कि क्या डिसीजन आने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका अफरोज अल्ताफ नाजुका। नो सर। अब तो बता सकते हैं ना क्या है? नहीं सर। बस 3 वर्ड है इसमें, ऑनलाइन या डिजिटल इंफॉर्मेशन गाइडेंस फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर इवेंट। तो ये जो दिशा लड़की है, शायद और है कोई 2 लड़कियां हैं, इनको अभी अरेस्ट किया गया है कि इन लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी की और एक ग्रुपिंग की कि कैसे वहां से लोगों से कहा जाए। और 26 से पहले इन्होंने ट्विटर्स पे बहुत सारे मैसेज चला दिए। होता क्या है ना, जैसे अगर हम हैं तो, या आप हैं, कोई भी हैं, तो अगर वो 100 ट्विटर अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, 100, या फेसबुक अकाउंट है जो 100 या 50, अगर मान लीजिए आप 50 फेसबुक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, 50, तो 50 का मतलब समझ रहे हो आप? 50 में अगर आपकी कैंडिडेट 50 इंटू 500,000, तो कितने लोग आप एक मैसेज की क्लिक पे चले जाएंगे, है ना? इसको बोलते हैं आईटी सेल। आईटी सेल, तो ऐसी चीजें चल रही हैं, तो यही चीज है। ठीक है, तो आई थिंक इस चीज को समझ जाओगे आप। तो यही इसमें न्यूज में अभी यही आ रहा है कि जो टूल किट केस है, इसमें ये क्या सही है क्या गलत है, बट हमें सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज द टूल किट, और इसमें कौन कन्विक्ट हो रहा है, किसको इसमें पनिशमेंट मिलने वाला है, और फाइनल हमें वो मानना है जो कोर्ट का डिसीजन आएगा। सिर्फ हमें ये नहीं मान लेना है कि खालिस्तानी लोग हैं, ये पंजाबी लोग हैं, ये कश्मीर के लोग हैं, ये किसान लोग हैं, ये सब, या अपोजिशन है, या ये भी नहीं मान लेना कि गवर्नमेंट के लोग हैं इसमें। तो वो हमें टिल जुडिशरी एक्टिविटी तक वेट करना पड़ेगा। एग्जाम में बस आपकी यही बन सकता है फ्यूचर में कि डिजिटल यूज ऑफ द digital platform for the disturbance, या for the protest, या for the miscommunication। तो जो डिजिटल मीडिया है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका कैसे मिसयूज हो रहा है और इसका क्या क्या मिसयूज किया जा सकता है।
है ना। उन लोगों ने पहले जूम में मीटिंग की, कई लोगों ने, और जूम में मीटिंग से पता चल गया कि सारी चीजें उनको समझाई गई कि देखो क्राउड यहाँ से निकलेगा, आपको पहले से ट्विटर अकाउंट करना है, मैसेज करना है, ड्रॉप करना है, उसको हमेशा चीजें फैलाते रहना है, और कुछ लोगों को रेडी करके प्रोटेस्ट में एंट्री करा देना है, और प्रोटेस्ट में एंट्री करा देना है तो फिर आगे जाके एक्टिविटी ये करना है, किसी तरह से जो प्रेजेंट का सिस्टम है उसको बिगाड़ा जा सके। तो ये चीज थी। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी अगर आपको ये लगे, थोड़ा शांति से सोचना है इसको, कि व्हाट इज दैट एक्टिविटी ऑफ द प्रोटेस्टर या फार्मर्स। अगर ऐसी एक्टिविटी फार्मर क्यों करेंगे, है ना। उनको भी पता है कि हमारा जो मूवमेंट है वो एग्रीकल्चर लॉ के लेकर है ना, वो बिल को वापस कराना चाहते हैं। तो वो एक्टिविटी ऐसी नहीं करेंगे जो इंडिया की इंटीग्रिटी को लॉस करे, पहली बात। ठीक, जब वो 75 या 72 डेज बैठ सकते हैं सर्दी में, तो वो लास्ट फेज में आके ऐसी मूवमेंट नहीं करेंगे, ये वो गलती नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं आपको बोलूं, आप क्या सोचोगे। दूसरी चीज की जो खालिस्तानी की बात हो रही है, क्या खालिस्तानी इज ए टेररिस्ट ग्रुप, हमें ये समझना है। खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, या खालिस्तानी केवल वो लोग थे, अब भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो लोग थे जो कभी पंजाब को पाकिस्तान की तरह अलग कंट्री बनाना चाह रहे थे, पाकिस्तान की तरह अलग कंट्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन खालिस्तानी ग्रुप के लोग भी ये जानते हैं कि क्या लाल किला पे झंडा फहरा के या लाल किला पे इस तरह से एक्टिविटी करके कि देश को नया देश बनाया जा सकता है। नया देश बनाने का ये तरीका तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो खालिस्तानी लोग अगर कहीं बचे हैं वो भी जानते हैं इस चीज कि आप ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं होता है। मतलब किसी दूसरे की आड़ में नहीं। कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने पीछे से नहीं बोला, उन्होंने सीधे बोला वी वांट आवर कंट्री, सीधे सीधे उन्होंने गांधी जी से बात की, कभी छिप के नहीं बोला। तो जब कोई बड़ा काम किया जाता है तो ये कोई ऐसे नहीं होता है कि हम तुम्हें चाकू मार के भाग जाएंगे और तुम देखो हमारा काम करोगे नहीं करोगे। अरे मांग रखनी तो सामने से रखो। तो मुझे और आपको भी ये नहीं लगता कि ये खालिस्तानी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसका पर्पज कोई पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत सरकार या इतना क्राउड भी नहीं है कि मजबूर कर दे यार चलो तुम अपना पंजाब ले लो, ऐसे होगा क्या, है ना। इंदिरा गांधी ने किया था, उससे ज्यादा आज हम पावरफुल नहीं। तो ये चीज है। अब एक ही हमारे पास सामने बसता है एजेंडा, ठीक है, वहां नजर जाती है, वहां खुल के बोल ना पाना उसकी वजह ये है कि भारत सरकार भी समझती है इस चीज को, और भारत सरकार क्या, हम और आप सब समझते हैं कि भारत सरकार भी सीधे उंगली उठाने का मतलब क्या है। तो ये चीजें हैं। बात समझ में आ रही है हमारी, नहीं सर। कि ये सब चीजें आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप कोई वो नहीं हो जो ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हो, या आप कोई प्रोटेस्ट में हो, या कोई आप प्राइमरी की टीचर हो, या कोई आप बीटेक इंजीनियर हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसके प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होने वाले हो, वो कैंडिडेट हो। तो ऐसी उम्मीदें आपका सजेशन ले सकता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका है खालिस्तानियों का, क्या ये तरीका पाकिस्तानी ने या मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनाया था क्या, है ना, या मुजीबुर रहमान ने अपनाया था, या जो बांग्लादेश के थे उन्होंने अपनाया था, नहीं। जिस या हमारे गांधी जी ने अपनाया था, नेहरू जी ने, जो भी हमारे इंडियन थे उस समय ईस्ट इंडिया के सामने, क्या उन लोगों ने ऐसा अपनाया था, सीधे बोला था वी वांट स्वराज,
पहले बोला वी वांट पार्टिसिपेट इन सिस्टम, सामने से बोला, फिर बोला वी वांट स्वराज। अब स्वराज में कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने। स्वराज हमेशा, वो स्वराज को लेके अंग्रेज कंफ्यूजन में ही रहे कि स्वराज का मतलब क्या है ना। उन्होंने बोला कि पहले ऐसी चीज छोड़ो जो इनको बोला यार हमें थोड़ा हिस्सा दे दो, तुम्हारे मंत्री हैं 10, हमारे भी 2 डाल दो, है ना, पार्टिसिपेट हमें भी करा दो, तो कोई गलत नहीं था। फिर दूसरी बात उन्होंने ऐसी बोली कि कुछ लोग समझ पाए और कुछ लोग ना समझ पाए, डबल मीनिंग वाली बात। ठीक है। अब जो स्वराज था उसको लेके कुछ लोग ये समझ रहे थे हम आजादी चाह रहे हैं, और कुछ अंग्रेज लोग ये समझ रहे थे ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सेंसिटिव है। तो जो लोग सोच रहे थे हम आजादी चाह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ता चला गया। अब समझिए गांधी जी की क्या पॉलिसी थी उस समय। ये जो वर्ड यूज किए हैं, अब स्वराज को लेकर समझ पा रहे हैं कुछ, कि स्वराज का क्लियर मीनिंग कुछ है नहीं। अंग्रेज समझ रहे थे ये चाह रहे हैं कि गांधी जी कि इसमें पार्टिसिपेट करें और हमें भी कुछ हिस्सा दें, और स्वराज का मतलब है कि हमारे लोगों द्वारा शासन किया जाए। स्वराज का मतलब ये नहीं था कि लीव द इंडिया, कभी नहीं था ये उनके अकॉर्डिंग। लेकिन गांधी जी लोगों में कॉन्फिडेंस ये डेवलप करना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ स्वराज का मीनिंग यही होता है भारत में, हिंदी में, लेकिन वो लोग कुछ और समझ रहे थे। तो एक ऐसा क्राउड, एक ऐसा कॉन्फिडेंस ग्रुप इंक्रीज होता चला गया जो ये कहने में कैपेबल था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। अगर फर्स्ट फेज में ये बोल दिया जाता कि अंग्रेजों भारत छोड़ो तो प्रॉब्लम हो जाती। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर हम ये नहीं कहते कि खालिस्तानी एक एज ए सिटीजन होने के नाते आप और हम सब कह सकते हैं दैट इज नॉट गुड एक्टिविटी। अगर हम किसी अपने कंट्री को, हम कभी नहीं चाहेंगे कि 2 टुकड़े हों। एक टुकड़ा हुआ उसका दर्द आज भी है, पता नहीं कब तक नहीं जाएगा। दूसरा कभी नहीं चाहते। ये हो गया हमारा एज ए सिटीजन। अगर एज ए ह्यूमन बात करें, अगर आपकी कोई डिमांड है तो डिमांड का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से आप आइए। ग्रुप ऑफ पर्सन रेडी कीजिए, जैसे जिन्ना साहब ने किया था। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कीजिए, बाकायदा आप ह्यूमन राइट की बेस पे आप मांग सकते हो, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मांगा था। तो वो आप हर किसी का राइट है। एक होता है फंडामेंटल राइट, दूसरा होता है ह्यूमन राइट। हम नहीं रहना चाहते भारत में, है ना, हम नहीं रहना चाहते। हम क्यों नहीं रहना चाहते वो बताना है। क्या मोहम्मद अली जिन्ना को फांसी हो गई थी? नहीं, किसी ने भी नहीं। हाँ, उन्हें मनाने की कोशिश की, गांधी जी ने भी की, पटेल साहब ने भी की, नेहरू जी भी ने की, जितने लोग थे सब ने उनको उस चीज के लिए एग्री करने की कोशिश की। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला, आप समझिए, किसी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल साहब ने, अम्बेडकर साहब ने, जो भी लोग रहे हों उस समय, किसी ने ये नहीं बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना एक देशद्रोही है। कभी नहीं बोला, बस उनको मनाते रहे वो लोग। तो ये चीजें हैं। तो क्योंकि आपको बीच में खड़े रहना, ना इधर होना है ना इधर होना है, एज ए सिटीजन अपना व्यू भी रखना होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है जब आप एग्जामिनर इंटरव्यू में फंसते हो इस चीज को लेके। आपको लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो बोर्ड को नुकसान हो जाएगा। आपको बोलना है ना, हर चीज को लेके। तो कोई दिक्कत इस टॉपिक में बताएं, कर लेंगे, कैसा भी कुछ आ जाए आप। जी सर। यही यही इसी तरह से आपको चीजों को समझना है। सिर्फ ये नहीं है कि यार ये टूल किट क्या होता है, बस हम किसानों को गाली देते रहे, हम खालिस्तानियों को गाली देते रहे, हम भारत सरकार को गाली देते रहे। ठीक है, वो आम जनता करती है, आप लीडर नहीं है, आप कोई वो नहीं है। अब देखिए 4 केस हैं, और ये क्या क्या नाम है, सार्स कोव 2। देखिए एक नया आ गया है। मुझे लगता है जब हिंदू ने कवर किया है तो ये बात खतरे की हो सकती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो तो सार्स
सार्स कोव 2, तो ये है ना, ये है। तो ये वायरल डिजीज है। और क्यों ये इस पे बात करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस ये उससे ज्यादा डेंजरस है। साउथ अफ्रीका में इसका केस पाया गया, अभी इसको इंडिया में भी इसकी एंट्री हुई है, ठीक है। और इस साउथ अफ्रीका से गया ब्राजील, और ब्राजील से आया इंडिया। तो अभी ये पूरे वर्ल्ड में लगभग 44 कंट्री। तो कभी पूछेगा ये है क्या, तो ये वायरल डिजीज है ना। तो कहाँ से आया, ये साउथ अफ्रीका से, और ये भी लगभग 44 है ना, 44 कंट्री में ये है। और इंडिया में भी ये एंट्री कर चुका है, इंडिया में भी, इंडिया में भी इसकी एंट्री हो गई है। तो ये आगे क्या इसके बारे में कहा जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट इतना है ये भी एक वायरल डिजीज है, सार्स कोविड 2। जब हम एक्चुअली लास्ट ईयर कोविड-19 आया था तो हम लोग कोरोना ही समझते थे, मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी, ऐसे कुछ था। जनवरी मंथ में क्लास में, उस समय तो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया तो कुछ ऐसे ही किया था डिस्कस कि वायरल डिजीज है, ऐसे ऐसे होता है। उस समय नहीं पता था कि 1 साल इसमें जीना पड़ेगा, उस समय नहीं पता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, ठीक है। खैर जो भी है, तो ये एक बाकी चीजें तो आपको पता ही है। जब मैं टॉपिक देख रहा था तो मैं वही पिछली बात याद कर रहा था। ऑफलाइन क्लास में मैंने डिस्कस किया था बड़ा इजीली। देखो ये कोरोना है, कोवैक्सीन है, वो सॉरी कोविड-19 नाम आया ही नहीं था उस समय ज्यादा हाईलाइट में, कोरोना ही आया था। तो कुछ ऐसे ही डिजाइन किया था हमने। तो और बस थोड़ी सी बात यहाँ बताना ये चाह रहा हूं मैं कि आप शायद पता भी होगा कि जो वायरल डिजीज होती हैं, why that is difficult to cure या difficult to control, why, what is the reason? अफरोज, आपका शायद साइंस है, बताएं। सर अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो उसको कंट्रोल करना था हार्ड है। हाँ, व्हाट हार्ड तो है, बट व्हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन इज नॉट कैपेबल या इफेक्टिव मोर इन कंपेयर द बैक्टीरिया डिजीज, क्या रीजन है? जैसे कोई बैक्टीरिया डिजीज है उसमें ज्यादा होता है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कई बार पूछा भी जाता है। जैसे हम लोगों को कभी कोल्ड होता है, कोल्ड का मतलब जुकाम होता है, और तो उसमें डॉक्टर लोग मेडिसिन नहीं देता है। देखिए जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो सारी बैक्टीरिया से बनी हुई है मोस्टली, यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन इज इफेक्टेड इन द बैक्टीरियल डिजीज एंड फंगल डिजीज। और जो वायरस है, जो विषाणु है, वो उससे अगर कोई डिजीज होती है तो उसमें एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए जब आपको जुकाम होता है, कोल्ड होता है, तो डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि दवाई मत लो, खुद से ठीक हो जाओगे। हमारे जो फोर फादर्स हैं या जो फैमिली लोग बड़े एजेड हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी लोग हैं, वो इस चीज को बोलते हैं, अरे जुकाम तो अपने आप ठीक होगा, दवाई से थोड़ी ठीक होगा। बोलते हैं ना कि दवाई से थोड़ी ठीक होगा। तो इसका मतलब यही हो, कभी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्यों ऐसा होता है? बस ये है कि जो कोविड-19 है वो एंटीबायोटिक से इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया से बनी होती हैं। तो बैक्टीरिया डिजीज एंटीबायोटिक से कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है, और ये नहीं कंट्रोल होता है। बस इतना होता है, जब आपको कोल्ड होता है, जुकाम होता है, फ्लू होता है, तो सिर्फ इतना होता है कि कोल्ड के साथ में अगर आपको फीवर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर या बॉडी पेन हो रहा है, तो फीवर या बॉडी पेन वो आपका कम हो जाएगा एंटीबायोटिक से या पेन किलर से। लेकिन आपका
जो जुकाम है, फ्लू है, वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ज्यादा देते भी नहीं, और जो लोग जानते हैं वो खाते भी नहीं, बस सिर्फ मेडिसिन इसलिए लेते हैं ताकि इनका बॉडी का पेन या फीवर वगैरह ये सब थोड़ा कंट्रोल हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो वायरल डिजीज है उसको एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये बात भी सही, जैसे अप्रोच ने बताया अभी, कि जो वायरल डिजीज है वो इम्यून सिस्टम से बहुत इफेक्ट होती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम जो कमजोर जो होता है, वीक होता है, वो उन लोग, खासकर 2-3 लोगों का ज्यादा होता है। एक तो एजेड पर्सन, और दूसरा जो पहले से पेशेंट है उनका, और बच्चे का भी। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा आप सोचिए इस पे, कि व्हाट इज द रीजन कि जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बच्चों की और एजेड पर्सन की, और जिसको पहले से कुछ डिजीज है, लाइक टीबी है, डायबिटीज है, या हार्ट पेशेंट है, ये लोगों का इम्यून सिस्टम क्यों वीक होता है? बहुत सिंपल में समझाना है, आराम से समझ जाए कोई व्यक्ति। कुछ सोचा है कभी? ये तो ठीक है, उनको डायबिटीज है, उनको टीबी है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको मतलब हेपेटाइटिस बी है ना, या HIV है, तो ये सब डिजीज होती हैं, तो उनको भी क्योर किया जाता है, सेफ रखा जाता है। और एजेड पर्सन को बताएं अप्रोच क्या है? सर एक वाइटल फोर्स नाम की चीज होती है, अगर वो कम होती है तो मतलब अपनी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। हम्म। तो उससे जो डिजीज होती है वो, अगर बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, तो अपने बॉडी बहुत जल्दी उसको इनटेक, मतलब जल्दी उससे वायरल हो जाती है। तो बैक्टीरिया जल्दी एंट्री कर लेता है या वायरस जल्दी एंट्री कर देता है। तो मतलब जो वाइटल फोर्स है, अगर वो ही अच्छा रहेगा तो ये चीज नहीं होगी। तो जो फोर्स अच्छा या कम या ज्यादा रहने की बात है, वो बच्चों में और ओल्ड पर्सन में और पेशेंट में, जो पेशेंट होता है उसमें कम क्यों होता है? मेरा सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है कि क्या रीजन है कि कोई छोटा बच्चा 6 मंथ का या 1 ईयर का, या जो आफ्टर 75 ईयर या 60 ईयर का ओल्ड पर्सन, ये दोनों ही वीक होते हैं? देखिए, बहुत सिंपल समझिए, साइंटिफिक भाषा हमें नहीं पता, और ना ही आपको आम जनता में समझानी है। ठीक है, CH4 नहीं समझाना है, सीधे बताना है। अगर गांव में जाओगे, देखो भैया ऐसा है, जो जानवर है ना, उनसे पृथ्वी गर्म हो रही है, इतना समझ जाएंगे वो। अगर आप बोलोगे CH4 से हो रही है, तो वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, क्या बोल रहा है ना? वो चीज जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि जब ये डॉक्टर बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम इसलिए, ठीक है, देखिए, बहुत थोड़ी सी बात हम करें, फटाफट समझा देते हैं कि क्या रीजन है, ताकि आप भी समझ पाए। एक आपने वर्ड सुना होगा, हेल्दी फूड, सुना है ना? हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, गुड न्यूट्रिएंट्स, है ना, विटामिन, प्रोटीन, एवरेज, अच्छा सोर्स है। तो जो भी इम्यूनो सिस्टम है, सपोज कीजिए कि अगर हमने 10 दिन से खाना नहीं खाया, फिर मान लेते हैं हम 10 दिन से हमने खाना नहीं खाया, 1 महीने से खाना मतलब बहुत अच्छे से हमने नहीं खाया, तो कोई भी डिजीज हमें हो सकती है। अब मेरी बात समझिए, कि बहुत सिंपल, बहुत एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, कि एक बच्चा है, एक बेबी है, जो मान लीजिए 1.5 ईयर का है, मान लीजिए 2 ईयर का है, ठीक है, या 6 मंथ का बेबी है, 6 मंथ का बेबी, और दूसरा है जो 68 ईयर्स ओल्ड है ना, 60 ईयर्स ओल्ड है, और तीसरा है जिसको इसको हेपेटाइटिस बी है, या मान लीजिए डायबिटीज है जिसको,
ठीक है, डायबिटीज है, और या फिर कुछ भी हो सकता है, टीबी है, कोई डिजीज है। ये 3 लोग हमारे सामने हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 लोग, और एक कैंडिडेट है, हम लोग हैं, एक पर्सन है ए जिसकी एज है 27 ईयर, है ना, एक पर्सन है बी जिसकी एज है 17 ईयर, और एक एज है जिसकी सी जिसकी एज है 32 ईयर, या डी जिसकी एज है 39 ईयर। ठीक, ये लोग हैं। तो आप मेरी बात समझिए कि जो इन लोगों का फूड होगा, इन लोगों का फूड होगा और इन लोगों का फूड होगा, है ना, और इन लोगों इनका फूड होगा या डाइट जिसको हम कह सकते हैं, इनकी डाइट होगी, इनकी डाइट होगी, तो इन लोगों की डाइट में या इन लोगों की डाइट में फर्क नहीं होगा। बात समझ आ रही कुछ? जी सर। बस आप मेरी बात समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये हेल्दी पर्सन है, 27 ईयर, 17 ईयर, 32 ईयर एंड 39 ईयर, दे आर ऑल पर्सन हेल्दी। जिन लोग, इन लोगों की ये सारी चीज खा सकते हैं, है ना, विटामिन, प्रोटीन, फैट, जो भी होता है सब कुछ खा सकते हैं। हम किसी जेंडर पे, किसी रिलीजन पे, किसी रीजन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बात सिर्फ कर रहे हैं अब ये बेबी क्या खा सकता है ना। तो ये क्योंकि इसका जो फूड है, फिर हम लोग कहते हैं कि जो माँ का दूध होता है उसमें सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना। माँ की एज क्या है, माँ का हेल्थ कैसा है। सपोज करो मदर है और मदर खुद ही 45 किलो की है ना, मलाकारोड़ा वाली, तो वो क्या क्या होगा, मतलब मदर ही अंडर न्यूट्रिएंट्स है, मदर ही कुपोषण का शिकार है, वो खुद ही डायबिटीज है उसको, या खुद ही उसको कोई ऐसी डिजीज है जिससे वो ठीक से अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना। या जो बहुत सारे ऐसे होते हैं हम लोग, आपको पता ही, हर चौथा बच्चा अंडर न्यूट्रिएंट्स है। तो ये बात ठीक है कि माँ का जो दूध है, आपको एक चीज देखा हो, ध्यान दिया होगा आपने, जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही पैदा हुआ उसके 1 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं होती, ध्यान देना इस चीज को। 1 साल तक या 7 से 8 महीने तक उसको कोई डिजीज नहीं होती, सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी भूख में इंक्रीजनेस आती है, भूख में उसकी वृद्धि होती है, उसकी भूख बढ़ती है, और माँ का दूध तो उतना ही है, फिर उसका पेट नहीं भर पाता, फिर आप देखना वो पतला भी होगा, उसका वजन भी कम होगा। कभी भी रिकेटिस आपने सुना होगा, सूखा रोग जिसको कहते हैं, कभी भी 8 मंथ के बेबी को नहीं होगा, कभी भी। कभी आप देखना सूखा रोग कभी देखा 8 मंथ के बच्चे को, जिसको रिकेटिस बोलते हैं, यानी मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र कभी भी नहीं होगा, वो कितना आप देखना, कभी भी रिकेटिस का जो डिजीज होगी वो देखना आप 3 to 7 ईयर में होता है, ये ईयर में देखना 3 to 7 ईयर, यही वो फेज होता है जहां बच्चे का डाइट चेंज होता है ना। मतलब 2.5 के मतलब 2 साल के बाद से मान लीजिए, कुछ मदर है 2 साल तक ही दूध पिलाती है। दूध पिलाने का पर्पज ये भी है कि अब उनका लिमिट है ना, बच्चे का जैसा बड़ा हो रहा है उसकी भूख बढ़ रही है, उसका पेट नहीं भर रहा है, वो रोटी खा नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसके डाइट में चेंजेस आती है। तो जब डाइट में चेंजेस आती है तभी चीजें होती है। तो ये 3 साल से लेकर या 2.5 साल से लेकर ये एज है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक तो वो ये वाला जो पीरियड है ना, ये वाला 2 से लेकर 6 महीने तक, ये इसके लिए उसका माँ का दूध काफी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एक बच्चा क्यों अंडर न्यूट्रिएंट्स होता है। जब तक वो दूध, उसका माँ का दूध जब तक उसके लिए सफिशिएंट है तो उसको कोई डिजीज नहीं होगी, मस्ती से खेलेगा वो। जैसे ही बड़ा होना शुरू होगा रोना शुरू कर देता है वो, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती है, माँ का दूध कम होता है समय के साथ। सेम चीज यहाँ पर है। इन्हें क्या खिला सकते हो आप बताओ, पनीर, दूध, दही, मटन, चिकन, क्या खा सकते हैं लोग,
मूंग की दाल के अलावा? समझ रहे मेरी बात? ऑलरेडी हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। क्या बात है अल्ताफ, ज्यादा ही तुम ज्यादा क्या बोलते हो, पीड़ित हो इस चीज से, है ना? फैमिली में अगर आसपास में लोग ऐसे हो गए तो खैर ये भी होता ही है, नो डाउट। अब ये लोग चिड़चिड़े तो हो ही जाते हैं, है ना? इनके इनके मुंह से गाली ज्यादा निकलती है, गुस्सा ज्यादा आता है इन लोगों को, इसलिए भी यस सर। बहुत ज्यादा आता है इनको टेंशन बहुत ज्यादा होती है। एक तो ये तो चल नहीं पाते हैं, मार नहीं पाते हैं, है ना? और डॉक्टर भी बोल देता है देखो नहीं दूध नहीं ज्यादा पीना है, और कोई नॉनवेज खाता था तो उसको तो डॉक्टर बोलता है नहीं बिल्कुल उबली हुई सब्जी खाना है, वो तो डॉक्टर को देखते ही गाली देता है। तो बताओ ऐसे थोड़ी होता है। तो कुछ आदमी कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रिंक भी करते होते हैं, और सोचो डॉक्टर ने ड्रिंक को ही मना कर दिया और नॉनवेज को ही मना कर दिया, तो बोला है कि सिर्फ उबली हुई सब्जी खाना है। और ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना? इनका बड़ा अजीब अजीब तरह से चीजों को मन करता है खाने का, इसमें परिवार में होंगे जानते होंगे। और ये सेम चीज यहाँ पर होती है, डायबिटीज है, टीबी है, चाय नहीं पीना है, आलू नहीं खाना है, ज्यादा मसाला नहीं लेना है, ठीक है? बहुत सारे इनके खाने में रिस्ट्रिक्शंस हैं और लैकिंग है, इसलिए इनका इम्यून सिस्टम कम होता है। इसीलिए जब कोविड-19 के समय डॉक्टर लोग हमेशा एडवाइस करते रहते हेल्थी डाइट लो, हेल्थी डाइट लो। और ये चीज बीच में चल रही थी, हमने डिस्कस भी किया था। एक चीज हमारे साथ साथ चल रही है प्रॉब्लम, वो ये है कि हम लोग अंडरग्राउंड तो हैं, है ना? लेकिन हम मार्क्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, लेकिन अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना? अच्छा ये था कि अच्छा क्या दो चीजें थी, निगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, क्योंकि वेज में चीजें मिल रही थी, सब्जी भी मिल रही थी तो कम ही मिल रही थी, हरी सब्जी नहीं मिल रही थी, है ना? और नॉन वेज तो जैसे था ही नहीं, मटन चिकन एग ये तीनों चीजें नहीं थी मार्केट में। आलू मिल जाते थे कैसे भी, आलू और प्याज, तो ये चीजें थी। दाल कहाँ से लेने, दुकान खुलती नहीं थी। तो ये सारी चीजें कभी आपको ये भी ये चीजें साथ में लिखना है कि जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड उसमें भी कमी हुई थी। तो जो कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड या हेल्दी डाइट में भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो लोग अर्बन में रहते हैं उनको कहाँ हरी सब्जी मिलती थी। अरे रोड खुला होगा तब तो सब्जी आ पाएगी। कई दिनों तक दिल्ली में हमने ऐसा फील किया है, दिल्ली में हम पूरे लॉकडाउन में दिल्ली में ही रहे, है ना? तो टाइम रहता था कि 6 बजे से लेकर 7:30 तक सब्जी ले लो, और सब्जी में जो हाथ लग जाए। अब पसंद नापसंद की बात नहीं थी, है ना? बस ये था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों इन लोगों का। जी गुड्डू क्या कह रहे हो? सर इंडिया को किस टाइप में बांटा गया है सर? तुम्हारी पूजा ही खत्म नहीं हुई, अभी आवाज आ रही है इतनी। इंडिया को क्या, इंडिया को किस टाइप में बांटा गया है सर? मतलब नहीं बोला है कि बांटा गया है इंडिया को। नहीं वो बात गई, बात गई। अब बात गई का मतलब हम बात कर रहे थे जो टूल किट वाली खालिस्तानी को लेके, वो वीडियो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ बात कुछ और कर रहे थे, ठीक है? तो आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि न्यूट्रिएंट्स अंडर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैसे है। तो ये चीजें ना आप लोगों से वो जानना चाहता है, क्योंकि जब आप सिस्टम में जाओगे तो आप कितना इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर लोग सिर्फ वो बताते हैं जो जितना पढ़े होते हैं। आप लोग चीजों को बेसिक से जोड़ते हो, कुछ अपना माइंड भी चलाते हो। हमने इन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया, 3 लोगों को, और 3 ही लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, खतरे में थे, बच्चे, बीमार और ओल्ड पर्सन। क्यों थे उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था किसी को,
वो रीजन ये था, उनकी डाइट। तो मतलब क्या है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था। अब एक चीज यहाँ पे दी है इन्होंने कि सेडक्शन लॉ कैन नॉट बी यूज्ड। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो कह सकते हैं ना कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है ना, या कह सकते हैं हिंदी में कहे दंगा करता है, या कोई या कोई सिस्टम में डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने कहा है कि इसको कई सारे लॉ बने हुए हैं, है ना, तो उसको फोर्सली एक लिमिट से ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है। इनका कोर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि अगर 144 है ना, और जैसा फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, ठीक है, तो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट के लिए जो लॉ बने हैं हमारे पास, तो उनको प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट का कहना है। जैसे ये क्या होता है कि एक अगर कोई डीसी है या डीएसपी है या कोई भी ऐसा, या एसएसपी है, एसपी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है कोई भी, तो इस डिस्ट्रिक्ट में उसका ये ड्यूटी है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, है ना। जो भी ऑफिसर है जिस रैंक पे भी है, उसका ड्यूटी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ठीक, उसको कुछ राइट दिए गए, जैसे कर्फ्यू दिया गया है ना, लॉकडाउन दिया गया है, 144 दिया गया है, ये सब राइट दिए गए इनको, है ना। 144 लगा सकते हो आप, कर्फ्यू लगा सकते हो आप, गोली चलवा सकते हो आप, आंसू गैस छोड़ सकते हो आप, है ना, पानी डलवा सकते हो आप, बाउंड्री सील करवा सकते हो आप, ये सारी चीज राइट इनको दिए गए, जैसा भी हो रहा है। लेकिन आप ये सारी चीजें प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नहीं करोगे, है ना, प्रोटेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं करोगे। प्रोटेस्ट कंट्रोल का मतलब है, ये कह सकते हैं कि राइट टू स्पीच, है ना, राइट टू स्पीच, इसको आप नहीं कंट्रोल करोगे। ये राइट टू स्पीच किस आर्टिकल में है बता सकते हैं? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। मतलब आप राइट टू स्पीच को कंट्रोल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट का, ये कोर्ट का कहना है। मतलब डिमांड को सुना जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्थिति हो जाती है। इसलिए आपने देखा है हमेशा गवर्नमेंट, और ये एक तरह से फंडामेंटल राइट मिला हुआ है वो इसी वजह से, और बार बार ये कोर्ट भी बोलता रहता है कि देखो आपको राइट दिया गया है कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, बाउंड्री सील यानी जो बॉर्डर सील करने का, या फोर्स यूज करने का, थर्ड डिग्री यूज करने का, सारा कुछ राइट है आपके पास है। आप फायरिंग करा सकते हो, आप लाठी चार्ज करा सकते हो, लेकिन आप राइट टू स्पीच को कंट्रोल नहीं करोगे उससे। गिव द प्लेस, आपको पता है ना, गिव द प्लेस, उनको जगह दीजिए उनकी अपनी डिमांड को रखने का। और यही इसी डायरेक्शन के अंडर में जब फार्मर आए थे, तो दिल्ली सरकार, खासकर जो होम मिनिस्ट्री थी, वो इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप बॉर्डर को छोड़कर, आप जो एक तरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का रूट है उसको छोड़कर आप एक जगह पर आ जाइए। और जगह भी उन्होंने बताई थी बुराड़ी मैदान। बुराड़ी मैदान काफी बड़ा है, कभी अगर आप आए हो, ये मुखर्जी नगर के पास में पड़ता है, जहाँ कोचिंग वगैरह हम लोग रहते हैं वहीं पास में ही है, तो काफी बड़ा है। तो उन्होंने कहा अगर आपको कुछ अपनी आवाज रखनी है तो आप उस जगह पर आ जाइए। मतलब ये राइट हमें दिया गया है कि हम अपना विरोध जताएं, है ना। साथ में हमें ये ड्यूटी भी दी हुई है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी रेस्पेक्ट करें, ये हमारी भी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है
कि सरकार क्यों ऐसा या सिस्टम क्यों ऐसा नहीं कर पाता है, कि क्या रीजन है किसी भी प्रोटेस्ट के आगे सरकार मजबूर हो जाती है, या फिर जो पुलिस प्रशासन है वो मजबूर हो जाता है किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर, कोई भी मुर्दाबाद के नारे लगा देता है। उसका रीजन यही है, राइट टू स्पीच। ये साफ साफ कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। अब ये जो बात, जो ये सेकंड न्यूज है इसके बारे में, ठीक है, खैर इसके बारे में हम लोग कल ही बात कर लेंगे कि इनका कहना है कि जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला है अब हम उनको सम्मान दिलाएंगे। तो ये अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बस हमें ये समझना है कि इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, है ना, हमारे पीएम क्या है, कहते हैं वर्ड है खासम खास, BBIP, यही है। तो जब जो खासम खास लोग हैं, BBIP हैं, जब ये किसी का नाम लेते हैं तो वो खुद में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो इन्होंने नाम लिया है जिन जिन लोगों का, जैसे महाराजा सोहेल देव, तो महाराजा सोहेल देव के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में हम इस पे बात कर लेंगे, सोहेल देव कौन है, क्या है। इतना पता है कि ये इनका एजेंडा जो भी हो सकता है अंतरात्मा जागी हो कि हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। तो वो पॉलिटिकल बात हो सकती है। हमारे काम की सिर्फ चीज ये है कि जो जो इन्होंने नाम लिए उनके बारे में जानना है पूरा, और बाकी हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ LG, कि किस प्रोसीजर से LG को रिमूव किया जा सकता है। तो आप लोग भी देखिएगा, हर चीज पे समझिएगा, चीजों हर पॉइंट को समझिएगा कि क्या अपोजिशन के कहने पे ऐसा किया गया, क्या इसकी रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री ने की थी, क्या इसका रिकमेंडेशन अपनी मर्जी से किया था, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खुद का कोई राइट है। इसी आर्टिकल में आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं पावर के, उसमें देखिएगा क्या वो स्पेशल पावर रखते हैं किसी भी गवर्नर को या LG को रिमूवल करने का। तो उन पे सारे को समझना है, इस होम मिनिस्ट्री का क्या रोल है, अपोजिशन का क्या रोल है, और खुद प्रेसिडेंट का क्या रोल है। ठीक, तो ये बात हम लोग कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चीजें ऐसी थी, बहुत कुछ समझाना था, टॉपिक हमारे ज्यादा नहीं हो पाए, लेकिन चीजें बहुत चीज कवर हुई है। मैक्सिमम चीजें फर्स्ट पेज पे ही रहती हैं। बताएं आज की क्लास से कोई डाउट किसी को कैसा भी हो। हम कुछ नहीं समझे सर। अब क्या बोले, तुमने 3 दिन सरस्वती की पूजा की है ना, तो सर 4 दिन पानी लगा देता है सब, इधर ऐसे एरिया है सर पूजा करने में, प्रोग्राम रखता है, इसी कारण से सर दिक्कत होगी सर 2-3 दिन। कोई नहीं, वीडियो आप देखना और जो टॉपिक ना समझ में आए उसको नोट कर लेना, और फिर जब भी मौका लगे तो वो जो पहले समझने की कोशिश करना वीडियो से, ना समझ में आए उसको मैसेज कर देना ग्रुप में, उसको हम क्लास में दोबारा से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले खुद से कोशिश करना वीडियो पे। यस सर, राइट। हाँ ठीक है, हम मिलते हैं 9:15 पे। ठीक है।